हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 47। जिसने 46 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा समाजशास्त्र की तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है राजनीतिक दर्शन, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज्य या फिर सर्वोदय। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोदय। गांधी जी का सर्वोदय का जो विचार है वह क्या है, गांधीवादी समाजवाद का सबसे शीर्ष माना जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी सर्वोदय के अगर लक्ष्य की बात करते हैं, क्या है इसका प्रमुख लक्ष्य, तो ये है राजनीति का आध्यात्मीकरण है। क्या है सर्वोदय का प्रमुख लक्ष्य, क्या है, राजनीति का आध्यात्मीकरण है। यह गांधी जी के कर्म योग को अभिव्यक्ति करता है, जिसका तात्पर्य क्या है, सबका उत्थान, यानी कि सभी का कल्याण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। ये क्या है ना? तो ऑप्शन दिए हैं, जो विजेता होगा, जो शत्रु था, विजेता का सहयोगी या फिर शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। तो अपने राज्य के विस्तार की सदैव आकांक्षा रखने वाले राजा विजिगीषु, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, विजय को इच्छा रखने वाला राजा कहलाता था। ठीक है, जिसका स्थान मंडल के बीच में होता था। और विजिगीषु राजा को चरित्र से निर्मल, सामर्थ्यवान और नीति निपुण होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, जो विजेता होगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? रूसो बोल रहे हैं, लास्की बोल रहे हैं, ग्रीन बोल रहे हैं या फिर स्पेंसर बोल रहे हैं। तो किसका कथन है ये कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो ये जो कथन दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। रूसो का कथन है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो ये किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है? भगवद गीता में, महाभारत में, मनुस्मृति में या फिर ऋग्वेद में? तो किस में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो ये जो कहा गया है ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति में। राज्य यानी राजा की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन करते हुए मनुस्मृति में यह उल्लेख है कि मनुष्य के रूप में राजा ईश्वर ही है, उसे किसी से ईर्ष्या या फिर द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? बार्कर का कथन है, रूसो का कथन है, मार्क्स का कथन है या फिर लॉक का कथन है? तो किसका कथन है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है? तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर ए, बार्कर का। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है। उसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। किसका कथन है? ब्राइस का कथन है, गैटेल का कथन है, लास्की का कथन है या फिर वुडरो विल्सन का कथन है? तो किसका कथन है? मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो ये जो कथन दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, लास्की ने। इनका विचार है कि जो प्राथमिक आवश्यकता हैं उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। आर्थिक समानता का अभाव व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। किसका कथन है? सी, राजगोपालाचारी, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? तो ये जो कथन है ये किसने दिया है? तो ये दिया है एम के गांधी ने। ठीक है, एम के गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया है। उनकी मान्यता थी कि गलत साधनों से ही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने माना है कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते? श्रम और पूंजी में संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष, गांव और शहर में संघर्ष या फिर ब्राह्मण और दलित में संघर्ष? गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते? तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव और शहर में संघर्ष। ठीक है, गांधीवादी विचारों में गांव और शहर के मध्य संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्ति नहीं होते हैं। क्रय और पूंजी में संघर्ष के समाधान के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और काश्तकार और भूस्वामी तथा ब्राह्मण और दलित संघर्ष के निराकरण के लिए क्रमशः कृषक संगठन और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन गठित किया था। इसके अतिरिक्त जो गांव एवं शहर के मध्य संघर्ष का जो उल्लेख है वह गांधीवादी विचारधारा में नहीं मिलता है। ठीक है, और जो बाकी हैं ये सभी उसमें मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा? राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जे.एस. मिल ने या फिर मैकियावेली ने? तो किसका कथन है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में क्या आता है? विश्व बंधुत्व का तत्व गहरे से समाया हुआ था। उनका मानवतावाद सीमाहीन था। उनके मानवतावाद में जाति, धर्म, भाषा, रंग एवं सीमा जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं था। वे विश्व बंधुत्व के पोषक थे और विश्व की समस्त जो संस्कृतियां हैं उनको सुंदर मानते थे। वे भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के ज़्यादा विरोधी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी होने के साथ ही साथ वे क्या अंतर्राष्ट्रीयतावाद के भी समर्थक थे। ठीक है ना, तो इसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तिलक को माना जाता है, गोखले को माना जाता है, दादा भाई नौरोजी को माना जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी को पता है किसको माना जाता है राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी का? तो ये माना जाता है गोखले को। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो ये 1911-12 में दक्षिण अफ्रीका में जब सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था तो इसी बीच गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और उनके कार्यों के लिए उनमें साहस बंधाया।
गांधी जी जब जनवरी 1915 में जब वो वापस आए, भारत लौटे, तो इसके पहले ही गोखले ने भारत में घूम घूम कर कह दिया था कि गांधी जी में वे सारे गुण हैं जो कि एक वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं। ठीक है, गोखले ने कहा था कि गांधी जी में लोगों को सम्मोहित करने की एक अनोखी प्रतिभा है। वह आम आदमी को बलिदानी और संघर्षशील बनाने की अद्भुत क्षमता भी रखते हैं। गांधी जी का विचार था कि किसी भी मुद्दे में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक समूची स्थिति का अध्ययन न कर लिया जाए। गोखले ने भी उन्हें यही सलाह दी थी। गोखले की भांति गांधी जी भी राजनीति का अध्यात्मीकरण करना चाहते थे। गोखले ने भी इसी बात पर ज़्यादा बल दिया था। ठीक, राजनीति में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए, और गोखले के संपर्क के कारण तथा उनके विचारों से ज़्यादा प्रभावित होकर गांधी जी ने क्या बोला कि गांधी जी ने उनको अपने राजनीतिक गुरु मान लिया था। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड एक सिद्धांत नहीं है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक या फिर सुधारात्मक? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा एक दंड का सिद्धांत नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, वितरणात्मक। ठीक है, आधुनिक विधि शास्त्री दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक है प्रतिशोधात्मक, दूसरा है प्रतिरोधात्मक, तीसरा है अवरोधक और चौथा है सुधारात्मक। ठीक है, तो ये 4 दंड हैं, आधुनिक विधि शास्त्री दंड के 4 सिद्धांत हैं जिनको ये मान्यता प्रदान करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो पहला दिया है ये है तिलक बिपिन चंद्रपाल, दूसरा है गोखले नौरोजी, तीसरा है नेहरू बोस या फिर चौथा है जयप्रकाश और लोहिया। तो देखो इसमें जो अनमेल है यानी जिसका मेल नहीं है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, नेहरू और बोस। तो तिलक और बिपिन चंद्रपाल ये उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ये उदारवादी विचारधारा से या फिर नरमपंथी विचारधारा से संबंधित थे। अच्छा, अब ये बचा ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये प्रमुख समाजवादी विचारक थे। लेकिन जो विकल्प सी है, जवाहरलाल नेहरू ये लोकतांत्रिक समाजवादी थे, जबकि अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो ये क्रांतिकारी समाजवादी थे। तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यही अनमेल है। ठीक है, इनका मेल नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन उदारवादी नहीं था? इसमें हमें पूछा है कौन सा उदारवादी नहीं था। ऑप्शन दिए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर फिरोज शाह मेहता। तो बताइए इसमें से कौन सा उदारवादी नहीं था? तो इसमें है ये है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक ये भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उग्रवादी विचारों के कारण वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक माना है। वर्ष 1907 में कांग्रेस के विभाजन के समय लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल को साथ लेकर इन्होंने किसका नेतृत्व किया था? गरम दल का नेतृत्व किया था, है ना। और इन्होंने ही गीता रहस्य इनकी एक प्रमुख रचना है। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। गीता रहस्य इनकी एक क्या है? प्रमुख रचना है बाल गंगाधर तिलक की। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? कौटिल्य है, मनु है, नारद है या फिर शुक्र है? तो कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मनु।
ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मनु। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। मनु ने मानव जीवन को उन्नत, प्रगतिशील और राष्ट्र रक्षा, राजधर्म और मानव धर्म के मापदंडों के द्वारा राज्य को सुबल और सुव्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।